नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को कल पढ़े थे, उसके बाद आज भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उस पर थोड़ा बात करना है। तो जिसमें पहला हमारा प्रकाशीय माध्यम रहेगा, दूसरा जो रहेगा प्रकाश पारदर्शी के आधार पर पदार्थों के प्रकार, उसके हम प्रकीर्णन को पढ़ेंगे, छाया को पढ़ेंगे, विवर्तन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, इसका अगर हस्तलिखित नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए। इसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया, आप वहां से जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज समय को ध्यान में रखते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं, अर्थात सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है, इसमें यह हमारा नवा टॉपिक होगा। इससे पहले के टॉपिक आप देख चुके हैं। तो प्रकाशीय माध्यम जिसे ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। देखिए, शब्द का अर्थ निकालेंगे, उस अर्थ के आधार पर उसका परिभाषा देंगे, रटना नहीं है। तो रटेंगे नहीं, एकदम समझेंगे। अब देखिए, हमारे रहने का माध्यम क्या है? घर। तो घर हमारा क्या हो गया? रहने का माध्यम। उसी प्रकार से अगर जब प्रकाश से आपका है, उस प्रकाश जिस क्षेत्र से होकर चलेगा, मतलब प्रकाश का जो चलने वाला क्षेत्र होता है, मान के चलिए हवा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर हवा चल रहा है तो जो हवा जो होगा ना, वो प्रकाश के लिए एक माध्यम का काम करेगा। ठीक है, तो उस हवा को ही हम प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। तो देखिए, माध्यम मतलब माध्यम, प्रकाशीय मतलब प्रकाश। तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहें। तो वही परिभाषा में लिखे हैं, वैसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है, अर्थात जिनमें प्रकाश चलता है, जौना माध्यम में प्रकाश चलेगा वो प्रकाश प्रकाशीय माध्यम कहला जाएगा। ठीक है, तो वैसा माध्यम जिनमें होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। हवा एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, हवा, पानी, कांच इत्यादि। अब देखिए, हवा कैसे है, पानी कैसे, कांच कैसे, ये सब प्रकाशीय माध्यम। हवा जो है, हाँ, प्रकाशीय माध्यम है। पानी भी एक कांच में, क्योंकि इसमें प्रकाश जो है वह होकर गुजरता है, मतलब इसमें प्रकाश गमन कर सकता है, गति कर सकता है, चल सकता है। ठीक है, तो यह जो हो गया है प्रकाश के लिए एक माध्यम बन गया। किसका जी? गमन करने के लिए, कि उसमें गमन करता है। अब ये प्रकाशीय माध्यम जो है या बनावट के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटेंगे। ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो आपका मिश्रण होता है वह एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में प्रत्येक कण की बनावट संरचना समान होती है। विषमांगी में आपके भिन्न भिन्न कण होंगे, उन कणों की बनावट भी भिन्न भिन्न होगी और अलग अलग होगी। उसी प्रकार से इसमें भी है, अगर कोनो माध्यम का बनावट प्रत्येक बिंदु पर समान है, मान के चलिए हम समतल कांच लिए, उस समतल कांच का आज जैसे समतल कांच में, ये हमारा पेन है, ये पेन है जो है, मान के चलिए कांच का है। इस कांच का जो है ऊपर पूरा एकदम प्लेन है, पूरा गोल है, प्लेन है, तो एकदम समान है। जो प्रत्येक बिंदु पर इसके गुण जो है, बनावट जो है, देखिए चारों तरफ से बराबर रूप से बना है, तो बनावट समान है, इसका गुण समान है, तो यह हमारा कैसा समांगी होगा। अब यही देखिए, थोड़ा खुरदरा टाइप का दिखाई दे रहा है, ये खुरदरा टाइप का, ऊपर गड्ढा, नीचे गड्ढा, फिर से ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ, तो ये जो होगा अलग अलग इसका बनावट है। ठीक है, गुण है, तो इसलिए ये वाला जो भाग है हमारा विषामांगी हो गया, ये जो होगा हमारा समांगी हो गया। मतलब कि जिसका बनावट समान होगा और जिसका बनावट समान नहीं होगा उसके आधार पर, तो बनावट समान होगा तो उसे समांगी कर देंगे, इसका बनावट समान है तो इसे विषमांगी कर देंगे। तो वही बनावट के आधार पर दो प्रकार के हो गए आपके, समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा एक एक करके परिभाषा के रूप में समझते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला जो हमारा है इसमें समांगी माध्यम, जिसे होमोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, और दूसरा है विषमांगी प्रकाशीय माध्यम, हेटेरोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। अब इसका परिभाषा को देखते हैं, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, रटना नहीं है, चीज़ों का आप बस समझते जाइए, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए और उसके बाद आप देखिए। अब हमारा हो गया पहला समांगी माध्यम, इसका परिभाषा, वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसका बनावट प्रत्येक बिंदु पर समान होता है उसे समांगी माध्यम कहते हैं, अर्थात समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया। तो कांच में कैसा? एकदम चमकीला कांच होना चाहिए, पानी में एकदम साफ पानी होना चाहिए, हवा में आपका मिश्रण उश्रण वाला हवा नहीं होना चाहिए, एकदम या तो गर्म होना चाहिए हवा, या तो ठंडे होना चाहिए, कोनो एक हवा होना चाहिए, उसका मिश्रण नहीं ले सकते। तो एकदम स्वच्छ हवा, स्वच्छ कांच, मतलब साफ कांच, चिकना कांच, पानी जो है एकदम स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो गया, जिसका आपका मुख दिखाई दे देता है वो वाला पानी। ठीक है,
नदी वदी में जाते हैं तो देखते हैं ना, वो नदी का पानी कितना साफ होता है, एकदम उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है, वही जो होगा पानी। तो देखिए हवा जो होता है एकदम समांगी माध्यम का आपका विषय है। तो देखिए अर्थ निकालिए, समांगी मतलब समान और माध्यम मतलब माध्यम, जौन माध्यम समान होगा तो वह माध्यम आपका क्या हो जाएगा, समांगी माध्यम हो गए। तो वही वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसका बनावट प्रत्येक बिंदु पर समान होता है उसे समांगी माध्यम कहते हैं। यह जो था हमारा समांगी माध्यम था। अब हमारा था दूसरा विसमांगी माध्यम। तो विसमांगी माध्यम की परिभाषा एकदम आसान बात है। देखिए आपको हिंदी में सर जी पढ़ाएंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द में सर जी आपको बताएंगे कि समांगी का उल्टा होता है विसमांगी, उल्टा। ठीक है, समांगी मतलब जिसका बनावट समान हो गया उसे समांगी कह देंगे। बी मतलब उल्टा होता है, असमांगी जिसका बनावट समान नहीं होगा मतलब अलग अलग होगा प्रत्येक बिंदु पर उसे हम विसमांगी माध्यम कहते हैं। तो विलोम होता है समांगी का विलोम विसमांगी। ये आपका एक हिंदी में सर जी पढ़ाएंगे विलोम शब्द, उसे आपको बताएंगे। तो इसका आप परिभाषा देखते हैं। तो देखें लिखे हम वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु की बनावट समान नहीं होती है उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। अब देखिए बिंदु प्रत्येक बिंदु का बनावट समान नहीं होगा। विसमांगी तो देखिए समांगी का उल्टा होता है विसमांगी। विलोम शब्द आपको सर जी पढ़ाएंगे जब आप हिंदी में पढ़िएगा तो उसके आधार पर आप इसका परिभाषा दे सकते हैं। अब देखिए थोड़ा इसका एग्जाम्पल, गंदा पानी, हवा का जो मिश्रण होता है और घिसा हुआ कांच, ये तीनों का तीनों। घिसा हुआ कांच का जो ऊपर का सतह होगा, पृष्ठ होगा, उसके ऊपर का सतह का पृष्ठ का जो बनावट होगा समान प्रत्येक बिंदु नहीं, कहीं पर ऊपर जो होगा, जैसे इसके देखिए ये जो हमारा कॉलम है ये पूरा एकदम प्लेन है, ये हमारा समांगी माध्यम होता है। वही इधर देखिए थोड़ा सा अच्छा से, यह उठा और नीचे गड्ढा टाइप का दिखाई दे रहा है ना, तो हमारा विसमांगी माध्यम हो गया। वो इसी तरह से हवा का मिश्रण, जब हमको वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ाएंगे तो बताएंगे वायुमंडल में हवा जो होता है कहीं पर गर्म होता है कहीं पर ठंडा होता है। तो गर्म और ठंडा वायु का जो समूह होता है उस गर्म और ठंडे वायु के मिश्रण को, समूह को हम विसमांगी माध्यम कह देते हैं, क्योंकि उस हवा का माध्यम समान नहीं है ना। तो केवल गर्म हवा ही रहेगा तो वो समांगी माध्यम कहेगा ना, तो पूरा ठंडा हवा होना चाहिए। अगर दोनों मिला देंगे तो वह हमारा मिश्रण बनेगा। मिश्रण जो होता है वो विसमांगी माध्यम होता है। आप केमिस्ट्री में समांगी मिश्रण विसमांगी मिश्रण पढ़िएगा, जो मिश्रण का दो प्रकार होता है तो आपको सर जी बताएंगे। वहाँ पर मिश्रण दो प्रकार होंगे, एक समांगी मिश्रण होगा, एक विसमांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण के प्रत्येक कण समान होंगे, विसमांगी मिश्रण में प्रत्येक कण समान नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसे समझ लिए। अब जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश के पारदर्शिता के आधार पर जो प्रकार होते हैं वस्तु के, उसे हम पढ़ेंगे। जो अगला हमारा पदार्थ टॉपिक है कि पदार्थ के प्रकाश पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों के प्रकार, अर्थात प्रकाश की पारदर्शिता के आधार पर, की पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए हम किस आधार पर पदार्थ को बांटे हैं जी, तीन प्रकार से। पहला तो पारदर्शिता, मतलब प्रकाश कौन पदार्थ से होकर गुजरेगा, कौन पदार्थ से होकर नहीं गुजरता है, मतलब आर पार हो जाएगा और किससे आर पार नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर एक लेते हैं, कॉपी है हमारा, यह कॉपी है। इस कॉपी के अगर इस पेज को हम देखते हैं, यह जो हमारा पेज है, इस पेज से अगर प्रकाश होकर गुजर गया, आर पार हो गया, इस कॉपी के पार इधर से प्रकाश डाले इधर निकल गया तो यह पारदर्शी है। अगर इधर से प्रकाश डाले इस भाग से इधर नहीं निकला तो हमारा कैसा पदार्थ होगा, अपारदर्शी का। अगर हल्का हल्का निकलता है मतलब इधर से अगर टॉर्च मारे इधर अगर हल्का हल्का निकला प्रकाश से, उसे हम दूसरा नाम देंगे। तो उसी के आधार पर देखते हैं कि हमारा पदार्थ जो है वो कितने प्रकार, तो तीन प्रकार का कौन कौन। पहला हमारा हो जाएगा, कौन हो जाएगा जी, तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं जिसे, पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहा जाता है इसे, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहा जाता है।
अब इसकी परिभाषा के देखिए, पारदर्शी मतलब पार कर देगा पदार्थ से। तो प्रकाश अगर पदार्थ से पार कर जाता है, एकदम शब्द को तोड़ के पारदर्शी मतलब पार कर जाएगा, तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो कहेंगे वैसा, परिभाषा लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है अर्थात आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और पारदर्शी पदार्थ के जो उदाहरण लिखाएंगे, इसमें से एक उदाहरण आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। एग्जाम्पल पूछता है कि कौन सा पारदर्शी पदार्थ है। तो एग्जाम्पल में जैसे हमारा जो पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा वो हमारा कांच हो जाएगा। कांच हमारा कैसा है जी, पारदर्शी पदार्थ है। हवा हमारा पारदर्शी होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर पानी जो है वो पानी इत्यादि ईटी से, या पानी से अगर हम प्रकाश को अगर हम पानी में बारते हैं तो आर पार हो जाता है। हवा में आप देखते हैं ये प्रकाश जो होता है आर पार हो जाता है। कांच में एक कांच के इधर से पार है, अगर प्रकाश को बारते हैं तो उधर की ओर निकल जाता है। टॉर्च बारे इधर तो उधर प्रकाश निकल गया, तो इसे पारदर्शी कह देंगे। अब दूसरा जो हमारा आता है पदार्थ है जो जिसका नाम है पारभासी, पारभासी पदार्थ। अब देखिए नाम से उसका अर्थ निकालेंगे और उसका परिभाषा एकदम आसान है। इसे ट्रांसलूसेंट कहा जाता है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, जो भी कह दे। देखिए पार मतलब तो इसमें प्रकाश आर पार तो होगा, लेकिन देखिए इस भासी का मतलब होता है, मतलब आभास, आभास जितना मतलब कि प्रकाश हल्का हल्का गया है उसका हम आभास करेंगे। तो वैसे पदार्थ को हम पारभासी कह देते हैं। मतलब जिनसे आंशिक रूप से होकर प्रकाश गुजर गया, इसमें पूरा होकर प्रकाश गुजर, जितना बार इधर उतना निकल गया उधर, तो इसमें पूरा रूप से दर्शी हो गया, इसमें तो आभास होगा मतलब भासी। ठीक है, तो वैसा पदार्थ है जिनसे आंशिक आंशिक रूप से प्रकाश होकर गुजरती है, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए आंशिक रूप से होकर गुजरेगा। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे आप अपने घरों में तेल रखा है, उस तेल को, तेल में अगर एक कागज़ लेकर डुबा दीजिएगा और डुबाने के बाद उस कागज़ को निकाल कर प्रकाश इधर मारिएगा तो उधर आपको हल्का हल्का जाता हुआ दिखाई देगा। या एक बटर पेपर जिसे कहा जाता है, बटर मतलब मक्खन है, पेपर मतलब कागज़। अगर हम कागज़ को बटर में डुबा देते हैं, मक्खन में डुबा कर उसको निकाल कर हम प्रकाश मारेंगे तो प्रकाश जो हमारा उधर आंशिक रूप से हल्का हल्का जाता हुआ दिखाई देगा। तो उदाहरण में हम लिखेंगे, हमारा जो ऑयल पेपर होता है, ऑयल पेपर मतलब तेल से लगा हुआ, तले हुए पदार्थ जो होते हैं, तले हुए पदार्थ तेल से बनते हैं। ठीक है, उससे आप याद रखिएगा, तले हुए पदार्थ किससे बनते हैं, तेल से। ठीक है, तो तेल का अंग्रेजी होता है ऑयल। तले हुए पदार्थ किससे बनते हैं, तेल से बनता है। आप पेपर मतलब होता है आपका कागज, कागज होगा किससे, तेल से युक्त होगा, मतलब तेल उसमें लगा, तो वो हमारा ऑयल पेपर हो जाएगा। बटर पेपर, बटर पेपर हो जाएगा। हमारा जो खून होता है, जो रक्त होता है, वो भी टॉर्च, टॉर्च खून, खून जो है उस खून, अगर ये हमारा हथेली है, इस हथेली के नीचे से टॉर्च बढ़ाएंगे तो हल्का हल्का प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा। तो वह हमारा कैसा हो जाएगा, ये जो हमारा रक्त है इसका अंदर का, वो भी हमारा क्या है, पारभासी है। इसलिए जो हल्का हल्का जो इधर से टॉर्च बढ़ते हैं ना तो इधर दिखाई देता है। तो हमारा जो
खून हो जाएगा वह, जो कोहरा होता है, कोहरा कोहरा जो ना कि हमने के अपना, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं लोग, कोहरा को कहा जाता है कुहासा। उस कुहासे में अगर हम टॉर्च मारते हैं तो देखिएगा हल्का हल्का दिखा है। जब चारों तरफ ठंडी के दिन में कुहासा छाया रहता है तो कोई बल्ब जलता है तो हल्का हल्का बुझाता है कि प्रकाश आ रहा है, तो वही हो जाएगा, कुहारा हो जाएगा, जिसे कुहासा कहते हैं हम अपनी भाषा में। खून हो गया, धुआं हो जाएगा, धुआं में भी आप टॉर्च मार कर देख सकते हैं इत्यादि। आपसे सबसे ज़्यादा पूछता है यह कि ऑयल पेपर जो होता है वो कैसा होगा, तो पारभासी होगा। बस आगे हम देखते हैं तीसरा का। तीसरा जो हमारा है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ, ये जो अपारदर्शी पदार्थ है इन्हें हम कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं जी? ओपेक के सब्सटेंस कहते हैं। अब देखिए अ मतलब होता है, इसमें जो अ लिखा है, अ मतलब हो गया हमारा नहीं, अपारदर्शी मतलब आर पार होगा जिस पदार्थ से प्रकाश, मतलब जो ना पदार्थ से प्रकाश जो होगा आर पार नहीं होगा। अ मतलब नहीं हो गया, पारदर्शी मतलब आर पार नहीं होगा। अ मतलब हो गया हमारा नहीं, पारदर्शी मतलब आर पार, ठीक है। यहाँ पर हो गया पदार्थ मतलब पदार्थ हो गया। तो वैसे पदार्थ है, लिखेंगे हम कि लिखेंगे वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजरता है, या प्रकाश आर पार नहीं होता, प्रकाश जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता है या आर पार है, या आर पार होता है, उन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कह देते हैं। अब देखिए जो हमारा जो पारदर्शी पदार्थ था, इधर देखिए, जो हमारा पारदर्शी पदार्थ था, यह पारदर्शी पदार्थ है, यह पारदर्शी पदार्थ देखा, पारदर्शी मतलब आर पार हो जाना, मतलब कि गुजर जाता है प्रकाश, तो उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ। पारभासी मतलब आभास होगा, मतलब हल्का हल्का प्रकाश जाएगा, तो उन्हें हम पारभासी पदार्थ कहते हैं जिन पदार्थों से। और उसके बाद वैसे पदार्थ जिसे अ मतलब नहीं या पारदर्शी, जिनसे प्रकाश होकर नहीं गुजरता है, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, जितने भी आपको कागज़ दिखाई देगा, केवल नॉर्मल कागज़ दिखाई देगा तो आपको वो सभी का सभी अपारदर्शी हो जाएगा। टेबल हो गया, लकड़ी हो गया, ETC, ये सभी के सभी आपके क्या है जी? अपारदर्शी पदार्थ है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तब तक के लिए दोस्तों, जहाँ आज तक जितने अभी तक, अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा जो टॉपिक रहेगा 11 नंबर, इसमें हम थोड़ा छाया के बारे में पढ़ते हैं। छाया, छाया को देखिए अंग्रेजी में कहते हैं शैडो। अब पहले थोड़ा इसे समझते हैं कि शैडो किसे कहते हैं, तो परिभाषा को पहले लिखते हैं एकदम आसान शब्द में। तो लिखेंगे जब किसी प्रकाशीय माध्यम में जब किसी प्रकाशीय माध्यम में जब किसी प्रकाशीय माध्यम में अपारदर्शी वस्तु आता है तो उसके पीछे बनने वाले काले क्षेत्र को, जो काला क्षेत्र वह, या अंधेरा जो क्षेत्र होता है, जो अंधेरा क्षेत्र होगा, जो आपका अंधेरा क्षेत्र है, जो आपका अंधेरा क्षेत्र है वह छाया कहलाता है। ठीक है जी। अब देखिए, अब थोड़ा समझ लेते हैं छाया क्या। तो देखिए जब धूप पड़ता है, मान के चलिए पेन है, इस पेन को अगर हम धूप में रखते हैं तो इस धूप
अर्थात धूप में रखें तो इस पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, इधर एक काला क्षेत्र पड़ता है। मतलब प्रकाश के विपरीत, प्रकाश अगर इधर से पड़ा तो इसका इधर साइड में आपका क्या बना जाएगी, छाया बनेगा। आप 12 बजे खेलने निकलिए, चाहे सुबह निकलिए, जब निकलिए, अगर आप प्रकाश वाले क्षेत्र में निकलेंगे आपका छाया बनेगा, पीछे की ओर आपका आपके आगे छाया बनेगा, पीछे से प्रकाश पड़ेगा। तो अगर आप चल रहे हैं तो आप जैसे जैसे आगे गति करिएगा वैसे वैसे छाया भी आपके साथ गति करता है, ठीक है। तो छाया की गति और जो आपकी गति है तो वो दोनों की गति समान होती है, पहला बात। और जो अंधेरा क्षेत्र बना वह हमारा छाया कहलाया। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका 2 नंबर का, हमेशा पूछता है, तो उसे थोड़ा देख लेते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे स्केचिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो 12 नंबर हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे एकदम ध्यान पर रखिएगा, जिसका नाम है स्केचिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, इस प्रकाश के प्रकीर्णन को थोड़ा अच्छे से समझ, जिसे हम क्या कहते हैं जी अंग्रेजी में स्केचिंग ऑफ लाइट, स्केचिंग ऑफ लाइट। अब इसे समझ लेते हैं। देखिए, किरण का जो हो गया मतलब प्रकीर्णन के मतलब शाब्दिक अर्थ समझिए, एकदम आसान भाषा में होता है छितरा जाना। मान के चलिए प्रकाश है, वह प्रकाश कोनो छोटा सा अगर सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु लेते हैं, अगर उस पर टकराता है तो चारों तरफ छितरा जाता है। मतलब कि जैसे हम परिभाषा को देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश की कुछ अंश, तो प्रकाश का किरण जो होता है या प्रकाश के कुछ अंश होते हैं, वो चारों तरफ फैल जाते हैं, अर्थात छितरा जाते हैं। तो इस फैल जाते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, अब इसे प्रकाश का हम प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, मान के चलिए हमारे एक छोटा सा कण है, अपारदर्शी कण है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई, बहुत सारे प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई, और इस प्रकाश की किरण पड़कर इस पर से अगर इस पर पड़ी तो इस छोटे से सूक्ष्म वस्तु पर पड़ने के बाद कुछ भाग तो आगे निकल जाता है, और कुछ भाग जो होता है मतलब इसके थोड़ा सा जो अंश होगा वो छितरा जाएगा, इस प्रकार से वस्तु से टकराएंगे, इस प्रकार से छितरा जाएगा, और कुछ भाग जो होगा आगे निकल जाएगा, ठीक है। कुछ अंश जो होगा आर पार हो जाता है, मतलब आगे निकल जाता है, आगे निकल जाएगा कुछ भाग, ये भाग जो होगा छितरा जाएगा, मतलब फैल जाएगा, छितरा जाता है, फैल जाता है। अब देखिए, हम आपको वायुमंडलीय अपवर्तन में पढ़ाएंगे इसे और अच्छा से थोड़ा, लेकिन इसे यहीं पर समझा देते हैं। इसका एक यह होता है कि अगर जो छितराया हुआ प्रकाश है, इस प्रकाश छितराया भाई के, या तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो जब प्रकाश वायुमंडल के कण पर पड़ता है या जो सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु है उस पर पड़ता है, तो ये जो कण होते हैं ना, या जो छोटका कण है, यह प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है, कुछ अंश को आगे जाने देते हैं। मतलब कुछ भाग का अवशोषण होता है इन कणों के द्वारा, कुछ भाग का अवशोषण नहीं होता है, वही शेष भाग के रूप में जो लिखे नहीं है, शेष भाग के रूप में आगे चले जाते हैं। और जिनका अवशोषण होता है वही जो यहाँ पर अवशोषित प्रकाश किरण है, वही जो होता है बाद में
निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है, मतलब छिता जाती है। तो पहले तो अवशोषण होगा, कुछ भाग का आगे निकल जाएगा, तो जो अवशोषित हुआ है तो वह बार फिर जो होगा उत्सर्जित होगा। तो वो जो प्रकाश उत्सर्जित होकर निकलता है ना चारों तरफ, तो पूरा छितरा आ जाता है, तो उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में हमेशा 2 नंबर में पूछता है, उसे थोड़ा समझ लेते हैं। जो 13 नंबर हमारा टॉपिक है ना, वो 13 नंबर, प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन, इस विवर्तन को देख लेते हैं। तो विवर्तन किसका होगा जी? प्रकाश का होगा। तो वही डिफ्रैक्शन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब देखिए प्रकाश का विवर्तन, तो इस विवर्तन शब्द का जो अर्थ होता है ना, प्रकीर्णन शब्द का अर्थ हुआ कि छितरा जाना, विवर्तन शब्द का मतलब होता है मुड़ जाना। परिभाषित शब्द पढ़ेगा तो आपको हिंदी में सर जी बताएंगे कि विवर्तन किसे कहते हैं। तो इसका मतलब होता है मुड़ जाना। अब देखिए इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखें, एकदम आसान भाषा में लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण कौन सूक्ष्म, मतलब विवर्तन का एक शर्त होता है कि सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए, लेकिन प्रकीर्णन के लिए कोई भी अपारदर्शी वस्तु हो सकता है। तो कोई जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह किनारे से मुड़ जाती है, किनारे से मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश के किरणों का किसी सूक्ष्म वस्तु से टकराकर, मतलब उस पर पड़कर किनारे से मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये जो हमारा चित्र है इसके माध्यम से, तो मान के चलिए ये हमारा एक सूक्ष्म कोई अपारदर्शी वस्तु है। इस अपारदर्शी वस्तु से एक प्रकाश की किरण आई, यह प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ी, पड़ने के बाद ये हल्का से इधर से इस तरह से मुड़ कर आगे निकल जाएगी। इस तरह से पड़ी, पड़ने के बाद ये इस तरह से मुड़कर आगे निकल जाए, मतलब हई जो प्रकाश की रही और जो हई प्रकाश की रही, ठीक है। मुड़ने की घटना को कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। देखिए मुड़ गई है, मुड़ कर निकल गई, फिर उसी प्रकार से पड़ेगी, इधर से प्रकाश की किरण इधर मुड़ कर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस मुड़ कर निकल जाने की प्रकाश की किरण को हम विवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जितना मैंने आज आपको पढ़ाया विवर्तन तक आपको समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव थे उस ऑब्जेक्टिव को हम पूरे कराएंगे। उसके बाद दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।